प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद में मैंने अपने लास्ट वीडियो में व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी क्या है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया था। व्यक्तिनिष्ठता को एक बार पुनः मैं समझा दूँ आपको कि इस व्यक्तिनिष्ठता का मतलब यही है कि जब अध्ययनकर्ता जो होता है वह अपने अध्ययन के दौरान अपने स्वयं के समाज, समूह, जाति, धर्म, परंपराओं से, मूल्यों से प्रभावित होते हुए यदि कहीं न कहीं चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में या जानबूझकर या ऐसे ही बिना किसी चीज़ को सोच विचार के वह अपने पूर्वाग्रहों को या अपने विचारों को अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेता है, तब आप समझिए कि वह वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता अपना बैठता है। और ये उसका एक स्वाभाविक स्वरूप है। इसमें उसका कोई बहुत बड़ा सामान्य जो है, इसमें बहुत बड़ा उसकी कोई गलत त्रुटि नहीं होती है। अक्सर वो अनजाने में ही ऐसा कर बैठता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है कि वह अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने समाज, अपने समूह, इन सब के आधार पर अध्ययन करता है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम इस रूप में देखें तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया के तहत आ जाता है, लेकिन ये आना अपने आप में सामाजिक अनुसंधान के लिए बहुत घातक है। इसलिए हमें इस चीज़ को तो समझना ही पड़ेगा और कैसे इन चीज़ों से हम बच सकें इसको यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम उन बातों पर अध्ययन करें, उन बातों पर विचार करें जिसके आधार पर अध्ययनकर्ता के चाहे अनचाहे रूप में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। उन्हीं बिंदुओं में हमने ये पॉइंट यही लिया कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बाधाएं। उसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वह आता है भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। भावात्मक प्रवृत्तियों के लिए आप एक रूप से ये मान लीजिए कि इंसान के अपने कुछ विचार होते हैं, अपने कुछ भाव होते हैं, अपने कुछ स्वयं के उसकी सोच होती है, और वह किसी भी घटनाक्रम को स्वाभाविक तौर पर उन चीज़ों के आधार पर देखता है। इसमें कोई उसका जानबूझकर किए जाने वाला कार्य नहीं है। यह सारा का सारा जो कार्य है वह उसके समाजीकरण के दौरान, समाजीकरण का टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिसमें इंसान जिस समाज में रहता है उस समाज के लोग, उसका परिवार, वो सब उसको एक विशेष दृष्टिकोण से विचार रखने के लिए उसको तैयार करते हैं ताकि वो उनके समाज में रहने लायक बन जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब ही यही है कि उस समाज के अंतर्गत, जिस समाज में उसका जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म के साथ तो व्यक्ति एक बायोलॉजिकल रूप से प्राणी जरूर होता है, वरना उसको हंसना या रोना या इसके अलावा वो कोई चीज़ें जानता नहीं है। सभी चीज़ें उसको सिखाई जाती है, बताई जाती है, बोलना, चलना इत्यादि, किस प्रकार से सोचना है, क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब उसको सिखाया जाता है। तो समाज के अनुरूप सिखाया जाता है। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के दौरान उसको जो सिखाया जाता है वो उसी दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखता है। तो एक भावात्मक प्रवृत्ति जो इंसान की है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है, और इसी भावात्मक प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है वो इंसान के ऊपर पड़े बगैर रहता नहीं है। तो पर्याप्त यत्न करने के पश्चात भी, सावधानी रखने के बाद में भी अध्ययनकर्ता पूर्णतया वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपना ले, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हमारे समाज में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ित या बहुत ज़्यादा देखते तो बड़ा दुखी होना स्वाभाविक हो जाता है, या कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे विचार हैं जो हमारे मानवीय दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक अनुसंधान के दौरान हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। क्योंकि वास्तविकता में तो हमें इन कमजोरियों से अपने आप को दूर रखकर अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन जो है वो सही होगा। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती करता है और फिर बहुत ज़्यादा रोता है या बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अगर कानूनन दृष्टिकोण से भी देखिए, किसी ने कहा साहब मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मेरी ये परिस्थितियाँ हो गई, मेरी वो परिस्थितियाँ हो गई, लेकिन हमें उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखकर
कानून या जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो अनुसंधान के उस दृष्टिकोण से हमें उसको समझना पड़ेगा कि भावनाएं हर जगह पर काम नहीं आ सकती है। कहीं ना कहीं वो हमारा रोड़ा भी हो सकती है। अगर ये भावनाओं के आधार पर अगर अदालतें फैसला लेने लग जाए तो शायद मुजरिम को सज़ा देना इतना आसान होगा ही नहीं। तो इसलिए इस रूप में हम देखें तो भावात्मक जो प्रवृत्तियां हैं उसका एक बहुत गहरा प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, अनुसंधानकर्ता के ऊपर पड़ता है, और उससे दूर होने के लिए उसको विशेष सावधानी रखनी होती है, जो अक्सर वो नहीं रख पाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है असत्य प्रतिमाएं। असत्य व प्रतिमाएं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फ्रांसिस बैकन नाम के एक विद्वान ने मानवीय दृष्टिकोण या मानव के मनोवैज्ञानिक सोच के आधार, मनोविज्ञान के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया है। जब भी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के बाधाओं में या व्यक्तिनिष्ठता में आने वाली जो समस्याएं, क्यों व्यक्तिनिष्ठता आती है, उसके जो कारण आते हैं, उसमें जब असत्य प्रतिमाएं शब्द आता है, आप एक नाम लिख लीजिए, फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए मानव मस्तिष्क के कुछ विचारों को या मानव की कुछ स्वभावों को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित या बताने का प्रयास किया है। उसमें उसने प्रमुखतः 4 प्रकार की प्रतिमाओं की बात की है। इसको आप लिख लीजिए। पहला है गुफा की प्रतिमा, दूसरा है न्यायालय की प्रतिमाएं, तीसरा है बाजार की प्रतिमाएं, और चौथा है जनजातीय या जनजाति की प्रतिमाएं। अब ये है क्या? मूल रूप से ये सिंबॉलिक रूप से उन्होंने नाम दिया है, संकेतात्मक रूप में उन्होंने नाम दिया है, लेकिन ये व्यक्ति के मनोविज्ञान या विचारों से जुड़ा हुआ है। जैसे गुफा की प्रतिमाओं में संकीर्ण विचारधारा की बात की गई, जो हमारी संकीर्णता है, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है, उसके ऊपर बात की गई है। न्यायालय की प्रतिमाओं में बहुत अधिक किन्हीं शब्दों पर या वाक्यों पर भरोसा होना और उसके आधार पर अध्ययन करना, वो आता है। बाजार की प्रतिमाओं में व्यक्ति की अपनी प्रथाओं, परंपराओं इत्यादियों पर, रूढ़ियों इत्यादि पर बहुत ज़्यादा उनसे विश्वास होना हो जाता है। और जनजातीय प्रतिमाओं में एक विशेष प्रकार की सोच या दृष्टिकोण वो आता है। तो 4 प्रकार की प्रतिमाएं: गुफा की प्रतिमा जो कि संकीर्ण विचारधारा से बनती है, न्यायालय की प्रतिमाएं जो साबित करती है बहुत अधिक किसी वाक्य या शब्दों पर भरोसा होना, जनजातियों की बाजार की प्रतिमाएं यानी कि प्रथाएं और परंपराओं के विश्वास करना बहुत ज़्यादा, और जनजाति की प्रतिमाएं यानी कि विशेष प्रकार की सोच या दृष्टिकोण। ये एक प्रकार का इंसान का स्वभाव है, और हम जैसा सोचते हैं, हमें जैसा दृष्टिकोण दिया गया है, हमें जैसा विचार दिया गया है, क्योंकि ये विचार हम स्वयं लेकर तो पैदा हुए नहीं, हमें बताया गया कि इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार करना है, और फिर हम अपने खुद के अध्ययनों के आधार पर, अपने खुद के अनुभवों के आधार पर हमारी एक सोच को विकसित कर लेते हैं, हमारे एक स्वभाव को विकसित कर लेते हैं, और उसी सोच, उसी स्वभाव, उसी व्यवहार के अंतर्गत हम हर चीज़ को ढालने का प्रयास करते हैं। वो हमारे मानक होते हैं, हमारे दृष्टिकोण होते हैं, हमारी विचारधाराएं होती हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी घटनाक्रम को समझने या समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि उनको बताए तो बातें जो कही जाती है वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में वो अपना एक दृष्टिकोण भी समय के साथ में विकसित करते रहते हैं। उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भारतीय समाज में या विशेषकर ग्रामीण समाजों में घूंघट प्रथा के आधार पर या घूंघट के आधार पर या ये जो शब्द है कपड़े पहनने के तरीके के आधार पर, उसके आधार पर हम किसी भी स्त्री, विशेषकर स्त्रियों की बात करूंगा, महिला की बात करूंगा, लड़कियों की बात करूंगा, हम उनके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, उनके चरित्र को डिसाइड करते हैं। ये हमारी एक विशेष संकीर्ण विचारधारा है जिसके आधार पर हम बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी शब्द या प्रथाओं पर, वाक्यों पर भरोसा कर लेना, शब्दों पर भरोसा कर लेना। अभी कोविड-19 के समय में ही कई लोगों ने
कि किसी बाबा जी ने कह दिया, किसी महाराज जी हमारे ये लिखा हुआ है, अगर आप मस्जिद जाओगे, मंदिर जाओगे, फला महाराज के यहाँ जाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, नहीं होगा। तो इस तरह के विचार जो हैं, या प्रथाओं और परंपराओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना है, एक दृष्टिकोण विशेष पर हमें विशेष विचार रख लेना है, हम सोच लेते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ये हमारी मानसिकता के आधार पर निर्भर करती है, और इनके आधार पर हम जब अध्ययन करने लगते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार, हमारी सोच हमेशा सही नहीं हो सकती। हमें जिस समाज में घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसके दृष्टिकोण को भी देखना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, तभी हमारा अध्ययन जो है वो सही रूप में हो पाएगा। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। अब ये इसको अगर मैं विज्ञान के रूप में भी समझाऊँ, अगर हम ये मान लें कि जैसे कुछ विशेष लक्षण हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बदन दर्द है, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सामान्य सर्दी जुकाम में भी होते हैं, कोई विशेष प्रकार के फ्लू में भी होते हैं, कोविड-19 में भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों में होते हैं। अब हम केवल इन लक्षणों के आधार पर मान लें कि सबको कोविड-19 हो गया, या सबको सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, या सबको एक विशेष प्रकार का फ्लू हो गया, वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो इस रूप में हमें अपने एक ही कुछ सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर भी किन्हीं चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको यहाँ पर वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक बहुत बड़ी बाधा माना जाता है। तीसरा है सामान्य ज्ञान। अभी तो मैं बात कर रहा था सामान्य ज्ञान का प्रभाव। अब ये सामान्य ज्ञान है कि भाई ये लक्षण आ रहे, क्या हो गया, खांसी हो रही है, अच्छा जुकाम हो गया, अच्छा गले में दर्द है, अच्छा बदन दर्द है, 2 दिन से बुखार आ रहा है, लक्षण ठीक है। हमें क्या करना होता है, हम क्या कहते हैं, यार जाके यार जांच कराओ, जांच कराइए, सही बात पता चल जाएगी। अब यही सामान्य ज्ञान के आधार पर हम किसी चीज़ को थोप दें कि साहब मलेरिया हो गया, या डेंगू हो गया, या कोविड-19 ये कोरोना हो गया, वो संभव नहीं है। सामान्य ज्ञान के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण करना, तथ्यों को समझाना, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में या ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। इसे हमें समझना होगा। यहाँ पर ये इसका एक बहुत बड़ा इसका एक दोष है। इसी प्रकार से चौथा बिंदु है विशिष्टता मूलक भ्रांति। अब ये विशिष्टता मूलक भ्रांति क्या है? विशिष्टता मूलक भ्रांति का मतलब ये होता है कि जब हम कभी अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो कोई घटनाक्रम जब हम देखते हैं तो उस घटना के पीछे बहुत से कारण होते हैं। हम किसी एक कारण को ही महत्वपूर्ण मान लें और उसी को एकमात्र कारण उसका मान लें, ये है विशिष्टता मूलक भ्रांति, या ये है एक विशेष कारण को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देना। जैसे उदाहरण के तौर पर अध्ययन के दृष्टिकोण से ही अगर देखा जाए, या सामान्य दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए, इसको माना जाए, तो इस बार तो हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले साल तक मैं कक्षाओं में अक्सर देखता था कि अध्ययन करने के लिए, अध्यापन कराने के लिए टीचर कॉलेज में क्लास में आता है, कुछ स्टूडेंट भी आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। और आज भी देख लीजिए, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और ये वीडियो जो है आपके चैनल, आपके घर में, आपके व्हाट्सएप पर आपको मिल रहा है। और निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से टीचर्स हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि आप इन वीडियो के माध्यम से, इन अनुसंधान जो भी सारे ये हमारे हम नोट्स डाल रहे हैं, इनके माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, जैसा कि आदेश भी और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन मेरे इन प्रश्नों, जो मैं आपको असाइनमेंट डालता हूँ, उसमें बड़ी मुश्किल से 2-4 जवाब मुझे मिलते हैं, अन्यथा जवाब मिलते ही नहीं हैं। मैं ये नहीं मान सकता कि सबके पास में डेटा नहीं हो सकता, सबके पास में ये चीज़ें नहीं हो सकती। हम सभी के पास में लगभग कॉलेज में फ़ोन होते हैं। अगर 100 आदमी मेरे इस ग्रुप में जुड़े हैं, 100 में से कम 50 लोगों के पास में, 30 लोगों के पास में तो फ़ोन है ही है। वो दूसरी चीज़ें सुन सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं। अब क्यों इंटरेस्ट नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। केवल यही नहीं हो सकता कि साहब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है कि साहब इसमें क्या है, ये तो हम जब चाहेंगे तब कर लेंगे, या संभवतः पढ़ाने वाला बहुत ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, ये भी हो सकता है। हम किसी एक कारण को मान लें। जैसा अक्सर लोग कहते हैं, साहब कॉलेज में पढ़ाई होती कहाँ है,
अगर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है तो फिर बच्चे करते क्या है? और बड़े बड़े स्टूडेंट है, यूनियनबाजी है, ये है, क्या छात्र वगैरह आवाज़ नहीं उठा सकते जो इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं? ये सब चीज़ें होती है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि किसी भी चीज़ को केवल एक ही बात, बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो विशिष्टता मूलक भ्रांति यही है कि हम किसी एक ही आधार पर किसी घटनाक्रम को समझाने का प्रयास करें, उसे विशिष्टता मूलक भ्रांति के अंतर्गत लिया जाता है। और पांचवा बिंदु है अध्ययन में अति जल्दबाजी। कई बार अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन को तुरंत में निपटाने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी कर जाता है, और ये जो जल्दबाजी है ना, ये उसके अध्ययन को प्रभावित करती है, उसको समस्या को बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा वो हो जाए, और जिसको आप कहते हैं अपन एक उतावलापन जो होता है, वो भी अध्ययन के दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्योंकि कई बार ये उतावलापन, ये जल्दबाजी हमें गलत भी हमारा अध्ययन कर सकती है। जैसे मान लीजिए जैसे ही कोई घटनाक्रम घटा और ये होगा, अच्छा ये कारण है क्या, अच्छा इसी वजह से ये घटना हुई होगी, ये बहुत जल्दबाजी है। हमें थोड़ा सा सब्र रखकर, थोड़ा सा समय देकर उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर हम ये विभिन्न तथ्यों के आधार पर उस पर हम सोच विचार कर, कार्य कारण संबंधों को ढूंढकर अध्ययन करें, तब हमारा अध्ययन सही होगा। जल्दबाजी में अक्सर जो है गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, तो बहुत जल्दबाजी न रखें। अध्ययन में अति जल्दबाजी अगर होगी तो वो भी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा होगी। छठा बिंदु है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ। कई बार अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ भी इंसान को अनुसंधान के दौरान जानबूझकर जो है एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता नहीं करने देता, बल्कि व्यक्तिनिष्ठता उसमें आ जाती है। और ये बहुत सामान्य बात है, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए किसी प्रकार के कोई तथ्य हों, उसके संकलन या उसके प्रकाशन से अध्ययनकर्ता के हितों को या उसके मिलने वाले जान पहचान वाले हितों के लोगों की हितों की हानि पहुंचने की संभावना हो, तो वो प्रयास करेगा कि उसको कैसे ही मैनिपुलेट करके वो तथ्यों को सामने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें, और अपने निजी स्वार्थों और हितों के आधार पर उसको देखें। एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मैं आपको देता हूं जो वर्तमान में ही चल रहा है। अभी अखबारों में, आज के ही अखबार में एक आया था कि कई ऐसे लोग हैं जो जेईई और नीट की परीक्षा और उसकी व्यवहारी विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उन परीक्षाओं को करवाना चाहते हैं जो आईआईटी में और दूसरी जगहों में परीक्षाएं होती है, मेडिकल के लिए परीक्षाएं होती हैं। उसमें राजस्थान भी एक है जो अध्ययन इसका विरोध कर रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब 31 तारीख को हम परीक्षा करवा रहे हैं बीएसटीसी की, दूसरी परीक्षाएं भी हो रही है, बोर्ड की परीक्षाएं भी हो गई, चले बोर्ड की परीक्षा तो बाद की बात है, आज की हम बात करें। अब ये बीएसटीसी की परीक्षा है, इसमें अपनी कॉलेज में कम से कम 1000 से ऊपर स्टूडेंट बैठेंगे, और वो भी गांव से आएंगे, नागौर आएंगे, नागौर शहर में आएंगे। क्या इससे कोविड-19 फैलने का खतरा नहीं हो रहा है? अगर खतरा हो रहा है तो फिर सभी प्रकार की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। पर सरकारों को ये चुनाव चुनाव की मंशा है कि चुनाव कराने जरूरी है, इसलिए एक्टिविटीज़ को खोलना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे साहब चुनाव तो आप करवा रहे हो और बाकी एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हो। तो उनकी अपने स्वार्थ है, यहाँ पर अपने स्वार्थ है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रूटीन बात कर रहा हूँ। हर एक अपने अपने स्वार्थ और हित को देखकर चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कोविड-19 से संबंधित जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें बड़ी धांधलियाँ हैं। आज ही जयपुर का एक अखबार पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि साहब मरे तो इतने और लाश संस्कार केवल इतनों का हुआ, तो बाकी लाशें कहाँ गई, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और उनका भी हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो व्यक्तिगत हितों और स्वार्थ के आधार पर भी लोग जो है इसको
व्यक्तिनिष्ठता जो है वो ले आते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस रूप में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा जो है समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वार्थ समूहों का दबाव और स्वजातिवाद, ये भी इसके एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपनी आने वाली क्लास में इस पर आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।